हेडिंग डालें हिमांक के अवनमन से, हिमांक के अवनमन से विलेय के मोलर द्रव्यमान या अणुभार की गणना। हिमांक के अवनमन से विलेय के मोलर द्रव्यमान या अणुभार की गणना, है ना, ये पढ़ेंगे हम। देखो, विलेय का मोलर द्रव्यमान काय से शो करते हैं? M2 से, पता है ना। अब वो कह रहा है कि हिमांक के अवनमन से, हिमांक के अवनमन को काय शो करते हैं? डेल्टा TF से। तो हमारे पास फार्मूला है 1000 गुणा में KF गुणा में W2 अपॉन डेल्टा TF गुणा में W1। अगर वो पेपर में पूछता है कि हिमांक के अवनमन से विलेय के मोलर द्रव्यमान या अणुभार की गणना कीजिए, तो यही हम फार्मूला लिख देंगे, जहां पर M2 क्या है? M2 है विलेय का अणुभार के लो या मोलर द्रव्यमान के लो। KF क्या है? हाँ, मैंने बताया था विलायक का, देखो कल लिखवाया था, विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक, और डेल्टा TF क्या है? बोलो। W2 क्या है? W2 बोले पहले। विलेय का डेल्टा TF क्या है? हिमांक का अवनमन। और W1 क्या है? विलायक का भार। अगर वो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, 1 नंबर में आ जाए कि हिमांक का अवनमन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है, तो तब भी ये लिख देंगे। और अगर वो कहता है कि हिमांक के अवनमन से विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तब भी ये लिखेंगे। नोट करो। हिमांक का अवनमन चल रहा था, हिमांक का अवनमन सबने उतार लिया। अगर क्वेश्चन आता है हिमांक का अवनमन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध बताइए, तो हमें यह सूत्र याद रखना है, M2 बराबर 1000 गुणा KF गुणा में W2 डेल्टा TF गुणा में W1। M2 क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान, KF क्या है? विलायक का मोलर द्रव्यमान, और W2 क्या है? विलेय का भार, और डेल्टा TF क्या है? हिमांक का अवनमन, और W1 क्या है? विलायक का भार। नेक्स्ट हेडिंग डाले मोलर अवनमन स्थिरांक। समझ ले कैसे लिखेंगे परिभाषा। मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक। देखो कैसे लिखेंगे। अभी मैंने एक फार्मूला बताया तुम्हें, क्या फार्मूला बताया? M2 बराबर 1000 गुणा में अपॉन डेल्टा TF और गुणा में 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है? 1 किलोग्राम। तो इसी से परिभाषा बना ले, 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में किसी, सेम परिभाषा है सबकी, किसी आवासशील, बताया था मैंने, आवासशील और वाष्पशील। जैसे जल क्या है? वाष्पशील, जल गर्म करोगे उड़ जाएगा, और जो नहीं उड़ता गर्म करने पे वो आवासशील। आवासशील विद्युत अनवघट्टीय, विद्युत अनवघट्टीय, विद्युत अनवघट्टीय जानते हो? जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, जैसे यूरिया, चीनी,
है ना, ये विद्युत अनपघट्टी है। और जिनमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है वो विद्युत अपघट्टीय होते हैं, जैसे नमक है ना, KCl है ना। तो जिनमें विद्युत प्रवाहित हो जाएगी उन्हें कहेंगे विद्युत अपघट्टीय, और जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती उन्हें कहते हैं विद्युत अनपघट्टीय। पदार्थ का 1 मोल घोलने पर 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। काय से शो करते हैं इसे बताओ? KF से, है ना, लिख देंगे इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी पीछे भी लिखी थी एक सेम परिभाषा, है ना, दोबारा लिख दी हमने, ठीक है, वही परिभाषा है बिल्कुल। उतारो, हेडिंग डाले हेनरी का नियम। एक राउल्ट का नियम पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। तो मैंने क्या बताया, कोई भी परिभाषा लिखने से पहले उसका फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। तो पहले तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए, हेनरी का नियम का। पता है क्या फार्मूला है? हेनरी के नियम का फार्मूला होता है P समानुपाती X, है ना। P क्या है? आंशिक दाब। X क्या है? मोल अंश। X क्या है? तो हम कह सकते हैं कि वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। कि वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब अगर इस समानुपाती के निशान को हटाएं हम तो K आता है, पता है तुम्हें क्या आता है? K। अब कौन सा नियम पढ़ रहे हम? हेनरी का। तो यहां H लगा दो, है ना। तो ये क्या हो गया, जहां पर P क्या है? गैस का आंशिक दाब। क्या है भाई? KH क्या है? हेनरी स्थिरांक। हेनरी। X क्या है? गैस का मोल अंश। अब परिभाषा कैसे लिखोगे कि इस नियम अनुसार, इसी से परिभाषा बनाओ, इस फार्मूले से, वाष्प प्रवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब, भाई वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब कैसे शो करते हैं हम? P से। गैस के हम क्या लिखेंगे अब? बिलियन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यह हमारा काय का नियम हो गया बेटा? हेनरी का। काय से परिभाषा बनाई? सूत्र से। भाई आंशिक दाब जो है किसके समानुपाती है? मोल अंश के समानुपाती है। और P फिर क्या हमारे पास बना? P बराबर KH इंटू एक्स। KH क्या है? हेनरी स्थिरांक। H लगा दिया, हेनरी स्थिरांक, है ना। P क्या है? गैस का आंशिक दाब। KH क्या है? हेनरी स्थिरांक। X क्या है? गैस का मोल अंश। ये तो पढ़ा हमने बेटा काय का नियम? हेनरी का नियम। समझ में आ गया सबके? मैंने जो है सूत्र बना लो पहले तो। P समानुपाती X दिमाग में डाल लिया। भाई आंशिक दाब जो है गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है।
इतना तो लिख सकते हैं, सूत्र ही लिख दें हम, कम से कम हेनरी नियम पूछ रहा है तो सूत्र तो लिखना है कि P बराबर KH इंटू एक्स। हाँ, इतना तो हम बना सकते हैं। तो ये तो हमारा हेनरी का नियम था। अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। हेडिंग डालें बेटा, नेक्स्ट हेडिंग, हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं। सीमाएं मतलब किन किन बातों पे लागू होता है और किन किन बातों पे लागू नहीं होता है। हेनरी नियम की सीमाएं पढ़ेंगे। देखो, हेनरी का नियम किसी पे लागू करना है तो क्या होना चाहिए? पहला सीमा यह होनी चाहिए कि दाब कम होना चाहिए। दाब कम होना चाहिए। किसी भी गैस पर अगर हेनरी का नियम लागू करना है तो पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए कि दाब कम होना चाहिए तथा ताप अधिक होना चाहिए। ताप अधिक होना चाहिए। पहली सीमा तो यह हो गई हमारी कि अगर किसी गैस पे हेनरी का नियम लागू होगा, कब लागू होगा? जब दाब कम होगा और ताप अधिक होगा। हेनरी का नियम तभी लागू हो सकता है। दूसरा पॉइंट लिखे, उतारो, नोट करो। दूसरी सीमा क्या है? गैस के लिए क्या चीज लागू होती है कि गैस का विलायक के साथ यौगिक निर्माण नहीं होना चाहिए। यौगिक निर्माण नहीं होना चाहिए। गैस का विलायक के साथ यौगिक निर्माण नहीं होना चाहिए, मतलब गैस विलायक के साथ कोई यौगिक ना बनाए। अगर तभी हेनरी का नियम लागू होगा। अगर यौगिक बना लिया तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। दर नेक्स्ट हेडिंग डाले, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब उपयोग, किस काम में आता है ना? पहला जो काम है वो क्या है? कार्बोनीकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में। हेडिंग डाल ले, कार्बोनीकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में। पेय पदार्थों के उत्पादन में देख लिया बेटा सबने? अच्छा बताओ, कार्बोनीकृत क्या चीज होती है? मतलब जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ऐसे पेय पदार्थ बताओ जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, बताओ। और उच्च दाब पे बंद कर दिया जाता, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी है, कोका कोला है ना? इनमें कौन सी गैस भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी देखा हो गर्मी ज्यादा फटती है तो ये बोतल खुद भी फट जाती है रख रखे बाहर की, क्योंकि जब CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, दाब ज्यादा हो जाएगा तो ये फट जाती है। अभी तुम हिला दो इसे, हाँ? तो देखो वो कैसे भागती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाँ? तो ये सिर्फ क्या है, उसमें दाब कम होता है और ताप अधिक हो जाता है। उस कंडीशन में अभी तुम थोड़ा सा नमक डाल दो, कैसे देखो CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना? तो यह हेनरी नियम का ही अनुप्रयोग है। ठीक है, लिखो। CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर
सील बंद किया जाता है। जब बोतल को वायु में खोला जाता है, जब बोतल को वायु में खोला जाता है, जब बोतल को वायु में खोला जाता है, तो विलयन के ऊपर CO2 का आंशिक दाब कम हो जाता है। तो विलयन के ऊपर CO2 का आंशिक दाब कम हो जाता है। जिससे विलेयता घट जाती है, घट जाती है और CO2 बुलबुलों के रूप में, बुलबुलों के रूप में बाहर निकल आ जाती है, के रूप में बाहर आ जाती है। ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है ना बेटा, या तुम्हारा सोडा वाटर आता है, देखा होगा है ना, सब में कौन सी गैस होती है? CO2। क्यों? क्योंकि CO2 की विलेयता जो है बहुत अधिक होती है, जल में बहुत तेजी से घुलती है। इसलिए जब भी उसको डांट देखो कितनी टेढ़ बंद करते हैं, सील बंद कर दिया जाता है बिल्कुल टेढ़ करके। और जैसे ही हम वायु खोलते हैं, उसकी डांट खोलते हैं, वायु में खोला जाती है, तो विलयन में के ऊपर CO2 कितनी तेजी से निकलती है, फुल। तो वहां क्या होता है, उसके अंदर जो बोतल के अंदर दाब होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। अब विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि CO2 निकल गई है। और तो हमें ये जानती है CO2 बुलबुलों के रूप में निकलती है। कहीं पे अगर CO2 गैस निकलती है तो वो बुलबुलों के रूप में निकलती है, पहचान है ये CO2 गैस की। और झाग सी बनाती है ना, CO2 गैस जो बनाती है वो क्या बनाती है, झाग सी बनाती है, हमेशा जो है फुलाती है उसे। अब तुमने देखा होगा रोटी बनती है घर में, तो कोई कोई रोटी फूल जाती है, तो वो क्या है, CO2 गैस। अभी तुम्हारे पेट में गैस बन रही है तो पेट जो है फूल जाएगा, तो कौन सी गैस बन गई, CO2 गैस निकल गई है ना। और पीछे से जब निकलेगी तो तुम्हें देखा होगा कितनी बदबू आती है ना, तो वो CO2 गैस की होती है। नेक्स्ट नंबर 2 ऑप्शन में देखो भाई, ऊंचाई पे रहने वाले लोगों के लिए, मतलब इन्हें हम कह सकते हैं पर्वतरोही। जानते हो जो पर्वत पे चढ़ाव करते हैं, उनके पीछे एक सिलेंडर होता है अक्सर ऑक्सीजन का। क्योंकि जितने भी ऊपर जाएंगे हम, जितनी ऊपर चलेंगे हम, पहाड़ पे चलेंगे, ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती चली जाएगी। और क्या होगा जब ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी, हम थकन महसूस करेंगे, है ना। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो सही से काम नहीं करेगा, है ना। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जितनी ऊपर चलेंगे ये, तो उनके लिए बताई गई ये बात हेनरी के नियम में। क्यों? क्योंकि जितनी ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का दाब कम होता चला जाएगा, नीचे को आएंगे ऑक्सीजन का दाब बढ़ता चला जाएगा। पहाड़ पे रहने वालों के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अक्सर देखा होगा, अगर तुम 1 महीने पहाड़ पे रह लो तो वहां के वातावरण से तुम गोरे चिकने हो जाओगे, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन कम बनेगी। और जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो ब्लड सर्कुलेशन भी कम होगा, खून की कमी हो जाएगी, है। तो हम गोरे चिट्टे हो जाते हैं, पहाड़ पर रहने वाले अक्सर गोरे चिट्टे हो जाते हैं, खुद ही खिल जाता है चेहरा, है ना, खुद ही खिल जाता है। दिल्ली में तो प्रदूषण बहुत है ना। तो लिखे पहले इसके बारे में बोल रहा हूं। ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब, ऊंचाई पर
ऑक्सीजन का आंशिक दाब भूतल से कम होता है। भूतल से कम होता है। ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में रक्त में एक मिनट, ऊंचाई में रहने वाले लोगों के रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। सांद्रता कम होती है। इस कारण ये दुर्बलता मतलब कमजोरी है ना। इस कारण ये दुर्बलता तथा सोचने समझने की क्षमता में कमी अनुभव करते हैं। कमी अनुभव करते हैं। यह रोग एनोक्सिया कहलाता है। तीन अनुप्रयोग हैं, एक रह गया है, वो बाद में बताता हूं, ठीक है, पहले समझ लो। तो बेटा यही बात बता गई थी, मैंने पहले भी समझा, दोबारा समझा रहा हूं। ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब भूतल मतलब जमीन से कम होता। ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के लिए रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती, मतलब जितनी ऊपर जाएंगे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती चली जाएगी। इसके कारण ये दुर्बलता मतलब कमजोरी, हाथ पैरों में दर्द वगैरह बताएगा। सोचने समझने की क्षमता जो है कमी अनुभव करते हैं, वो सोचने समझने की क्षमता जो उनकी कम हो जाती, और इस रोग को हम क्या कहते हैं? एनोक्सिया कहलाता है ना। ये हमें याद रखना है, इस रोग को हम क्या बोलते हैं? एनोक्सिया कहते हैं। चलो इतने रहने दो, कल करना।